मोस्ट वेलकम टू आवर मैराथन। इसमें हम स्टडी जो करने जा रहे हैं ये आपका पार्ट थर्ड है और इसमें हम सोम का सबसे ही पॉपुलर पॉइंट पे या तो पॉपुलर बोले तो टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नाम है इसका। ओके ना। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपना कभी भी कोई भी एग्जाम हो तो उससे अगर बाय द वे सोम से क्वेश्चन उठा रहा है तो इससे क्वेश्चन उठाता है। सो इसको हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। ऐसे हम आपको बता दें नॉलेज के लिए कि अपना ये शॉर्ट नोट से वीडियो बनाया जा रहा है तो इसमें जो एक एक पॉइंट है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सब एक कहीं ना कहीं एक पूछा गया है पॉइंट है। सो इसमें हम बताने नहीं चाहेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है नहीं पूछा गया है। बस आपको ये समझ लेना है कि जो भी पॉइंट हम बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ओके ना। और आपको परमानेंटली याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स है। लॉन्ग नोट्स में कुछ मिस हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन शॉर्ट नोट्स में कोई मिस नहीं होनी चाहिए, सारी बात को याद रखनी पड़ेगी। ओके ना। सो कंटिन्यू करते हैं। पहला नाम ही है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ओके ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में हम देखेंगे सबसे पहला पॉइंट स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होता है उसको बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो स्ट्रेस क्या होता है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। देखिए स्ट्रेस इसका फॉर्मूला होता है P बटा ए नहीं तो R बटा ए, वेयर R क्या है रजिस्टिंग अप्लाइड फोर्स, ए रजिस्टिंग अप्लाइड फोर्स होता है R और P जानते हैं कि प्रेशर होता है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है P बटा ए या तो R बटा ए। अभी सिग्मा क्या होता है स्ट्रेस, हम स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है P बटा ए या तो फिर R बटा ए। ओके। अब देखिए पहला पॉइंट आ रहा है स्ट्रेस में, मैक्सिमम इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स इज नोन एज स्ट्रेंथ। कारण है कि मैक्सिमम इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स मेरा हाथ है, इस पर हाथ पे कुछ चीज़ से मार रहे हैं और कितना ही रजिस्ट कर पा रहा है उसको हम स्ट्रेंथ कहते हैं। जैसे कोई भी बिल्डिंग है उस पर कोई भी हथौड़ा से चाहे कुछ से मार रहे हैं और कितना वो सह ले रहा है टूटने से पहले, उसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। ओके। जैसे लिखा हुआ है मैक्सिमम इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स इज नोन एज स्ट्रेंथ। ओके। दूसरा पॉइंट कह रहा है स्ट्रेस इज वेरिएबल डिपेंड ऑन द अप्लाइड लोड। हाँ स्ट्रेस से जो मतलब फॉर्मूला कुछ होता है P बटा ए, तो कितना उस पर लोड अप्लाइड कर रहे हैं और कितना एरिया है उसी पर डिपेंड करता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि स्ट्रेस जो है वेरिएबल होता है। ओके ना। ये किस पे डिपेंड करता है तो अप्लाइड लोड पर भी डिपेंड करता है। ओके। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। जैसे यहाँ पे दो फिगर आपको नजर आ रहा होगा, दो फिगर में हमको डायरेक्ट ये स्टडी करना है कि इसका रिलेशन क्या होता है और कुछ स्टडी नहीं करना है। क्या ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है, बाकी पूछेगा तो समझ लेंगे। जैसे इसमें स्टडी करना है कि सिग्मा जो है ना उसको हम इंजीनियरिंग या तो नॉर्मल या तो एवरेज या नॉमिनल स्ट्रेस बोलते हैं। अच्छा तो जो है सिग्मा उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस या तो नॉर्मल स्ट्रेस या तो एवरेज स्ट्रेस या तो नॉमिनल स्ट्रेस। ओके। इस सिग्मा को हम बोलते हैं और सिग्मा ए को क्या बोलते हैं एक्चुअल या तो ट्रू स्ट्रेस। ओके। एक्चुअल स्ट्रेस या ट्रू स्ट्रेस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि ए लगा हुआ है तो इसी को एक्चुअल बोल दिया, एक्चुअल मतलब ट्रू हो गया, तो इसी को बोलते हैं एक्चुअल या तो ट्रू स्ट्रेस। ओके। तो इसमें दो पॉइंट देखें, अब इसी में रिलेशन पूछा जाएगा। तो रिलेशन बिटवीन इंजीनियरिंग स्ट्रेस और एक्चुअल स्ट्रेस तो क्या होगा, तो एक्चुअल बराबर फॉर्मूला बनता है, एक्चुअल फॉर्मूला होता है सिग्मा इंटू 1 प्लस माइनस इप्सिलॉन। इप्सिलॉन क्या है स्ट्रेन है। ओके। तो देखिए रिलेशन क्या है एक्चुअल स्ट्रेस में, एक्चुअल या तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस में जो रिलेशन है तो एक्चुअल स्ट्रेस बराबर कितना फार्मूला होता है, फार्मूला हो जाता है सिग्मा, आंख बंद करके सोचिए, पहले एक्चुअल पूछ रहा है तो सिग्मा इंटू 1 प्लस माइनस इप्सिलॉन। ओके। ये फार्मूला हो जाता है आपको, तो याद हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। द टेंशन टेस्ट इज कंडक्टिव ऑन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। टेंशन जो टेस्ट है कहाँ कंडक्ट करते हैं तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है पॉइंट इसलिए लिखा हुआ है कि यूनिवर्सल जो टेस्टिंग मशीन है कहाँ कंडक्ट करते हैं तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में। ओके। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में हम कंडक्ट करते हैं। अब आया गेज लेंथ, तो गेज लेंथ बराबर फॉर्मूला क्या होता है 5.65 रूट में ए फार्मूला हो जाता है गेज लेंथ बराबर। तो गेज लेंथ का फार्मूला आपसे पूछा गया है और पूछा जाता भी है, तो फार्मूला याद कीजिए गेज, तो जी से गेज हो रहा है तो 5 भी तो जी ही जैसा है ना, तो रिलेशन करके याद कीजिए कि गेज लेंथ तो 5.65 रूट में ए। हाँ जी जैसा 5 होता है तो 5.65 रूट में ए, एक गेज लेंथ का फार्मूला हो गया। आंख बंद करके सोचिए, पहले है 5 फिर 6.5 रूट में ए गेज लेंथ का हो गया। और एक और फार्मूला होता है डायरेक्ट 5D भी कह सकते हैं,
तो ऑप्शन में ए भी हो सकता है कि 5D हो सकता है, डायरेक्टली गेज लेंथ में 5 जैसा, तो 5D गेज लेंथ हो सकता है। नहीं तो एक और फार्मूला हो सकता है 5.65 रूट में π/4d², क्योंकि ए का फार्मूला हो जाता है π/4d², तो 5.65 रूट में π/4d²। 3 फार्मूला हो सकता है गेज लेंथ का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है, देखिए, द डिवाइस विच इज मेजर द इलोंगेशन ड्यूरिंग द लोडिंग इज नोन एज एक्सटेंसोमीटर। अब कह रहे हैं ना, जो इलोंगेशन को मापता है ना उसे क्या कहते हैं, तो एक्सटेंसोमीटर कहते हैं। जैसे इलोंगेशन अब इसी एक्सटेंसो, तो इसी बात को हम दोहरा देते हैं कि द डिवाइस मेजर द इलोंगेशन ड्यूरिंग द लोडिंग। लोडिंग के टाइम पे जो इलोंगेशन को मापता है ना, इलोंगेशन को जो लंबा हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है इस तरह से चाहे इस तरह से, तो उसको एक्सटेंसोमीटर बोलते हैं। ओके, अब आता है अगला पॉइंट। ये फार्मूला पे बेस्ड है या तो डायरेक्टली बेस्ड कहिए कि परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन एरिया एट द टाइम ऑफ फ्लेक्चर अप्रोक्सीमेट 50%। कहने का मतलब है, जैसे ई है रड, इसको रड मान लीजिए और डक्टाइल है, इसको खींच रहे हैं, तो खींचेंगे तो कुछ दूर तो पतला होगा, तो पतला होगा ना, तो फेलियर से जस्ट पहले कितना होगा, 50% इसका हो जाएगा क्या, फ्लेक्चर अप्रोक्सीमेटली। तो वही बात कर रहा है कि परसेंटेज रिडक्शन, रिडक्शन मैंने कमी, इन एरिया, एरिया में जैसे खींच रहे थे एरिया में एट टाइम ऑफ फ्लेक्चर अप्रोक्सीमेटली 50%। फेलियर के टाइम में जो एरिया का जो रिडक्शन हो जाता है कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ओके, फ्लेक्चर के टाइम में। अगला पॉइंट कर रहा है, ये दोनों पॉइंट बहुत ही स्पेशल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लीनियर और नॉन लीनियर करके केस बनता है। जैसे देखिए, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। कहने का मतलब कि हुक्स लॉ जो होता है ना, प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड होता है। कब, नॉन लीनियर मटेरियल के केस में। और कह रहा है फिर दूसरा पॉइंट, हुक्स लॉ इज होल्ड अप टू इलास्टिक लिमिट, लीनियर के केस में। कहने का मतलब पहले कि हुक्स लॉ प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड होता है, कब, तो नॉन लीनियर केस में। हुक्स लॉ, जैसे हुक ऐसा टर्न होता है ना, तो प्रोपोर्शनल तक हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, कब, तो नॉन लीनियर के केस में। नॉन लीनियर केस में जैसे ये है, हुक्स से टेढ़ होता है तो लीनियर हुआ, लीनियर का मतलब सीधा ना, तो हुक्स लॉ जैसे टेढ़ होगा, खुद ही टेढ़ है, तो नॉन लीनियर के केस में हुक्स लॉ प्रोपोर्शनल लिमिट तक हो जाता है। तो याद कीजिए कि हुक्स लॉ वैलिड होता है प्रोपोर्शनल लिमिट तक, नॉन लीनियर के केस में। ओके, फिर हुक्स लॉ होल्ड अप टू इलास्टिक लिमिट, तो हुक्स लॉ होल्ड अप टू कहाँ, इलास्टिक लिमिट तक, कहाँ, तो लीनियर केस में। तो हुक्स लॉ होल्ड अप टू कहाँ, तो इलास्टिक लिमिट तक, कहाँ, तो इलास्टिक लिमिट तक। ओके ना, होल्ड अप टू इलास्टिक लिमिट तक, कब, लीनियर मटेरियल के केस में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक आया स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम, जो बहुत मस्त डायग्राम है, इसे क्वेश्चन बनता है और बहुते बन जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें स्ट्रेस डायग्राम में आपको कैसे याद करना है। जैसे यहाँ पे लिखा होगा स्ट्रेस और यहाँ पे स्ट्रेन, तो इसको मैं सबसे पहले यहाँ से हम शुरू करेंगे और यहाँ तक आएंगे, उसके बाद हम इस पॉइंट को बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले थीटा दिया है ना, उसका एंगल कितना होता है, 89.9 डिग्री। सबसे पहले स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का जो थीटा होता है, जो एंगल होता है, कितना डिग्री पे एंगल का बनता है, स्ट्रेन डायग्राम 89.9 डिग्री के डायग्राम पे बनता है। आपको स्ट्रेन डायग्राम 89.9 डिग्री पे, कितना पे, 89.9 डिग्री पे बनता है। ओके, अब जीरो यहाँ से थीटा होता है जो बता दिए हम। अब यहाँ से ये जो है ना, यहाँ पे जीरो मान लीजिए आप, तो जीरो से ले ए तक लीनियर रीजन हो जाता है, और जीरो से लेकर बी तक नॉन लीनियर रीजन हो जाता है। जिससे आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वालिटी हाई है, तो लीनियर हो जाता है जीरो से ए तक, और जीरो से बी तक नॉन लीनियर हो जाता है। फिर यहाँ बी से सी होता है ना, उसको हम बोल देते हैं क्या, इलास्टिक लिमिट। और यहाँ से सी से डी तक होता है, उसे हम प्लास्टिक रीजन बोलते हैं। और डी से ई होता है, उसको स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन बोलते हैं। ई से एफ जो होता है, उसको स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन बोलते हैं। ओके, तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ जीरो से ए तक लीनियर रीजन, और जीरो से बी तक नॉन लीनियर रीजन, और बी से सी तक क्या बोले हम, बी से सी तक इलास्टिक प्लास्टिक रीजन, और सी से डी तक दिख रहा होगा प्लास्टिक रीजन, स्ट्रेट है। ये स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, डी से ई तक स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, और ई से एफ तक स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन। ये समझ गए होंगे। अब ये 2 पॉइंट ऊपर वाला छोटे, उसको क्या नाम है, इधर जो होता है उसको यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं, और इसको जो है ना, इसको अल्टीमेट स्ट्रेन बोलते हैं। इस सी डैश होना है, सी डैश को क्या बोलते हैं हम, हाई यील्ड पॉइंट। जैसे यील्ड स्ट्रेस इधर आता है तो हाई यील्ड पॉइंट इसको बोलते हैं। सी डैश को क्या बोलते हैं, हाई यील्ड पॉइंट बोलते हैं। यील्ड स्ट्रेस इधर आता है तो यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं, तो हाई यील्ड स्ट्रेस इसको बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, तो अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं। सबसे ज़्यादा ऊपर में चला गया तो अल्टीमेट हो गया,
ओके। तो इधर जो बोलते हैं ना, जो ऊपर में बढ़ता है ना तो यील्ड पॉइंट बोलते हैं, यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं, ऊपर में बढ़ रहा है, तो कहा कि ऊपर में स्ट्रेस है, इधर इधर स्ट्रेन है। तो ऊपर में जो बढ़ रहा है, जैसे बी हो गया, ऊपर में सी हो गया, यहाँ पहुँच गया सबसे ऊंचा, तो इसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस और इसको बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। तो यील्ड पॉइंट इधर बढ़ रहा है, तो इसको यील्डिंग पॉइंट इधर को बोलते हैं, इधर को फ्लेक्चर बोलते हैं। तो फ्लेक्चर बोलते हैं। तो इससे कहानी के तौर पे मतलब एक क्वेश्चन बना दे रहे हैं जो इससे पूछा जाता है। जैसे इधर बोल रहा है तो यील्ड बोला ना, इधर बोल रहा है फ्लेक्चर। तो इसमें कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर बढ़ाएंगे तो फ्लेक्चर पॉइंट क्या होगा, फिगर से पूछेगा आपसे कि परसेंटेज ऑफ कार्बन घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो पहले आप जान लीजिए कि परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा। अगर बढ़ाना समझ जाइएगा तो घटाना यूं ही समझ जाइएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो फिगर में कह रहा है ना कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में अगर बाय द वे बात बोला जाए कि अगर बाय द वे अब परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ा रहे हैं तो फ्लेक्चर स्ट्रेन क्या होगा। तो कोई भी स्टील है तो कार्बन को बढ़ाने से उसका हार्डनेस, स्ट्रेंथ ये सब बढ़ जाता है। तो अगर उसमें हम स्टील में या कुछ में हम मिला रहे हैं कार्बन को तो क्या होगा, डक्टिलिटी घटेगा, तो जो फ्लेक्चर स्ट्रेन घट जाएगा। तो आपको ये ध्यान याद रखना होगा, आपको डायरेक्ट बात कि अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ाएंगे तो फ्लेक्चर स्ट्रेन घटता है और यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है। ओके। तो ये बात आपको कंफर्म हो चुका होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है, रवि सर भी करवाए हैं अपने सर, कि अगर बाय द वे कार्बन का परसेंटेज बढ़ाइएगा तो फ्लेक्चर स्ट्रेंथ क्या होगा, तो घटेगा, यील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। ओके। तो यहाँ पे देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 0 से लेकर सी तक जो है ना, जैसे ए से सी तक क्या कही, 0 सी कही है, तो ए से सी तक को हम इलास्टिक रीजन बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि ए से सी तक को हम बोलते हैं इलास्टिक रीजन। यहाँ से ए से सी को इलास्टिक रीजन बोलते हैं। यहाँ से सी डैश से लेकर और एफ तक, सी डैश से लेकर एफ तक इसको डक्टाइल बिहेवियर्स बोलते हैं। ओके। तो ये आप समझ चुके होंगे कि डक्टाइल बिहेवियर्स कहाँ से बोलते हैं। तो सी डैश से लेकर एफ तक, सी डैश से लेकर एफ तक को हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल बिहेवियर्स बोलते हैं। उससे पहले ए से सी तक उसको बोलते हैं इलास्टिक रीजन। ओके। तो ये भी बात आपको कन्फर्म हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 0.12% आपको परसेंटेज दिख रहा होगा। तो इसका क्या आपसे पूछेगा, तो आपको अगर पूछ दिया आपसे डायरेक्टली कि सी को क्या बोलते हैं, तो सी को बोलते हैं एक्चुअल और लोअर यील्डिंग। तो एक्चुअल और लोअर यील्डिंग का परसेंटेज कितना होता है, ये डायरेक्ट आपसे पॉइंट पूछेगा कि एक्चुअल और लोअर यील्डिंग का आपको परसेंटेज कितना होता है। तो 0.12% हो जाता है आपको एक्चुअल या लोअर यील्डिंग का परसेंटेज। और डायरेक्ट पूछ देगा कि डी पॉइंट पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में डी पॉइंट पे कितना परसेंटेज होता है। तो 0.12 के बाद कितना होता है, 1.5% हो जाता है। ओके। अब डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि अल्टीमेट स्ट्रेस के लिए परसेंटेज कितना होता था, 15 से 20%। फिर डायरेक्ट पूछ सकता है आपको कि फ्लेक्चर पॉइंट के लिए कितना परसेंट होता है, 25 से 30%। ओके। तो परसेंटेज कैसे याद करेंगे, जैसे ये तो आप समझ गए हैं कि डायग्राम भी बना कर डायरेक्ट समझ सकते हैं कि 0 से स्टार्ट होता है, फिर ए होता है, फिर बी होता है, यहाँ पे सी डैश होता है। जैसे फिगर बनाना सीख लीजिए आप, ऐसा चिन्ह पा रही है, ऊपर जाइए, यहाँ से सीधे कीजिए, यहाँ पे ऐसे जाइए, यहाँ 0 से यहाँ ए से बी, यहाँ सी डैश, सी से डी हो गया, यहाँ पे डी ई हो गया, यहाँ एफ हो गया। तो उस तरह से अगर कहीं भी फार्मूला पूछा जाए आपसे तो फिगर बनाकर डायरेक्ट परसेंटेज लिख सकते हैं। द सी पे 0.12%, क्यों, सी है 2 जैसा होता है, तो सी 2 जैसा होता है। तो उसी तरह से फार्मूला सेट कर लीजिए दिमाग में कि 0.12% से शुरू होता है, 0.12%, अब बढ़ जाता है डी पे, तो डी भी 5 जैसा है तो 1.5%। उसके बाद बढ़ जाइए 1.5 तो उसको 15 बना लीजिए। ई पे 15 से 20% और 15 के बाद डायरेक्ट 25 कर लीजिए, 25 से 30%। ओके। तो परसेंटेज याद हो चुका होगा। कैसे बताएं हम कि सी जैसा दिख रहा है तो 0.12% कीजिए, डी जैसा दिख रहा है तो 1.5% कीजिए और 1.5 को 15 बना लीजिए, 15 से 20% हो जाएगा। एफ पर 25 से 30 बना लीजिए। ओके। तो इस तरह से हम डील कर दिए। आपको ये भी बता दिए कि इसको क्या कहते हैं और उसे क्या क्वेश्चन बोलेगा वो भी बता दिए हम। और कहाँ कहाँ से इलास्टिक रीजन होता है, तो ए से सी तक होता है, डक्टाइल बिहेवियर होता है सी डैश से एफ तक। और बताते हैं आपको क्या क्या किसको नाम है। जैसे देखिए इसको ओ से लेकर ए को प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं, जैसे ओ से लेकर ए को प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं। ओ से बी तक क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। बी से सी को प्लास्टिक स्टेट बोलते हैं, सॉरी बी से सी को इलास्टिक प्लास्टिक बोलते होंगे, इलास्टिक प्लास्टिक बोलते हैं। हाँ, बी से सी तक देखिए, बी से सी तक। ओके। और सी से डी को प्लास्टिक रीजन देखिए, सी से डी हो गया। डी सी को स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन बता दिए, डी से ई तक को। ई से एफ तक को क्या बोलते थे, स्ट्रेन सॉफ्टिंग रीजन। अब आइए
ई एफ को नैकिक रीजन भी बोलते हैं। तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नैकिक रीजन किसको बोलते हैं, तो ई से एफ तो को नैकिक रीजन बोलते हैं। और डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है अल्टीमेट स्ट्रेस किसको बोलते हैं, तो ई को बोलते हैं। तो यील्ड स्ट्रेस किसको बोलते हैं, तो सी डैश को बोलते हैं। और देखिए एफ को क्या बोलते हैं, फ्लेक्चर पॉइंट या तो ब्रेकिंग पॉइंट। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में फ्लेक्चर पॉइंट किसको बोलते हैं या तो ब्रेकिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, तो एफ को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि यहाँ के बाद आपका बॉडी फेलुअर आ जाएगा, फेल हो जाएगा, तो इसलिए फ्लेक्चर पॉइंट या तो ब्रेकिंग पॉइंट एफ को बोलते हैं हम। ओके, सी डैश को हाई यील्ड पॉइंट बोलते हैं, ये तो बताइए। देखिए यील्डिंग पॉइंट इधर जा रहा है तो हाई यील्ड पॉइंट बोलते हैं। सी को एक्चुअल लोअर पॉइंट, इसको बोलते हैं एक्चुअल लोअर पॉइंट, एक्चुअल लोअर पॉइंट इसको बोलते हैं। सी डैश को ज़्यादा बोल देते हैं, इसको एक्चुअल लोअर पॉइंट बोलते हैं, सी को हम। ओके, अल्टीमेट पॉइंट इसको ई को बोलते हैं, यही बता दिए हम। ओके, तो इससे जितना क्वेश्चन बनता है आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से पूरी तरह से हम समझा चुके हैं, बस आपको ध्यान से सुनना है और याद करना है। सो आगे बढ़ते हैं। आगे आगे आपका कार्बन, एक कार्बन चचा जो है ना बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनाता है। यहाँ पे खतरनाक बना ही बनाता है, हम भी खतरनाक तरीका से पढ़ ही लेंगे। देखिए, अगर बाय द वे इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ कार्बन, अगर इंक्रीज करेगा परसेंटेज ऑफ कार्बन तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ ऐसा एक ट्रिक मारते हैं ना जो मज़ा आ जाए। कैसे, देखिए अब हो रहा है कि कार्बन का परसेंटेज बढ़ेगा तो अब वो क्या होगा, क्या बढ़ेगा और क्या घटेगा, तो बढ़ने की भी बात कर रहा है ना। तो अगर भाई देवे कार्बन का परसेंट बढ़ा रहे हैं, तो कार्बन का परसेंट बढ़ा रहे हैं तो उसको रिलेट कीजिए पैसा से, तो पैसा से रिलेट कीजिए कार्बन को, मनी से, तो पैसा से। ओके ना, तो अगर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, सबसे पहले बी से ब्रिटलनेस हो जाता है, तो बी से अपनी सोना को बीबी मान लीजिए। ओके, चुपके से, तो बी से ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस और सोना का क्या नाम है, रेमा। तो ब्रिटलनेस, रेजिलेंस, हार्डनेस, पैसा होगा तो हार्ड हो जाएगी पूरी तरह से, हार्डनेस। फिर यील्ड स्ट्रेंथ या तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है और यील्ड स्ट्रेंथ, ये सारे के सारे बढ़ते हैं। तो सोना से रिलेट किए तो जैसे पहले बीबी, तो ब्रिटलनेस, फिर रेजिलेंस, फिर हार्डनेस, फिर यील्ड स्ट्रेंथ या तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये भी बढ़ जाएगा। यील्ड स्ट्रेंथ या तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये भी बढ़ जाएगा, और यील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। ओके, तो याद हो चुका होगा, पहले कुछ ही बोले हम, ब्रिटलनेस, बी से बीबी से ब्रिटलनेस, आर से रेमा से रेजिलेंस, फिर हार्डनेस, हार्डनेस, उसके बाद यील्ड स्ट्रेंथ या तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ और फिर यील्ड स्ट्रेंथ। ओके, और घटेगा कोची कोची, तो घटना तो ऐसी फिक्स है, ऐसी समझा दे रहे हैं तोड़े फोड़े। डक्टिलिटी जानते हैं ना कि डक्टिलिटी पूरा डक्टाइल मटेरियल होता है, तो डक्टिलिटी, तो कार्बन डालिए देंगे तो हार्ड हो जाएगा, तो डक्टिलिटी खत्म हो गया, डक्टिलिटी घट जाएगा। टफनेस, वो टफ नहीं रहा है, यहाँ से वहाँ टफ के नहीं जा रहा, आई मीन घट गया है, तो टफनेस भी घट जाएगा, वेल्डेबिलिटी ये भी घट जाएगा, और फ्लेक्चर स्ट्रेंथ जो फैलना है वो भी घट जाएगा। तो कार्बन को घटाने से क्या घटेगा, सबसे पहले सॉरी कार्बन को बढ़ाने से क्या घटेगा, तो डक्टिलिटी घट जाएगा। ओके ना, फिर टफनेस भी घट जाएगा। ओके ना, फिर बेलेबिलिटी भी घट जाएगा। ओके ना, फिर फ्लेक्चर स्ट्रेंथ भी घट जाएगा। तो आप याद रखिए क्या क्या बढ़ता है, तो सोना बाबू से रिलेट कर दिए। अब इसको कैसे घटता है, तो ये ऐसे जान लीजिए कि अगर बढ़ाते हैं तो हार्ड होता है ना, तो क्या घट जाएगा, डक्टिलिटी घटिए जाएगा, टफनेस घटिए जाएगा, वेलेबिलिटी घटिए जाएगा, और फ्लेक्चर स्ट्रेंथ भी घट जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये याद हो चुका होगा। अब आइए दो फिगर यहाँ पे और है खतरनाक खतरनाक, तो इससे भी क्वेश्चन मस्त मस्त पूछता है, हम समझा रहे हैं आपको, अच्छे से समझिएगा। जैसे देखिए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पूछ रहा है डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील का। देखिए ये फिगर है जो ना, इससे भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा। देखिए पहले नंबर देखिए कि एट फ्लेक्चर पॉइंट, फ्लेक्चर पॉइंट बोलते हैं ओके, एक को बोलते हैं यील्ड पॉइंट। तो फ्लेक्चर पॉइंट किसको बोलते हैं, यील्ड पॉइंट किसको बोलते हैं। तो फ्लेक्चर हम पिछले पॉइंट में बताए हैं, फ्लेक्चर हम इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। जैसे इधर में फैल रहा है तो उसको फ्लेक्चर बोल रहे हैं, और ऊपर में जा रहा है तो उसको यील्ड बोलते हैं। इसको ऊंचा जाएगा यील्ड हो गया, फिर यील्ड हो गया, फिर ई यील्ड हो गया। ऊपर में जा रहा तो यील्डिंग पॉइंट, और नीचे में जा रहा था फ्लेक्चर पॉइंट। ओके, तो देखिए यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि स्ट्रेस स्ट्रेन का जो कर्व बनाए हैं, तो इसमें कह रहा है सबसे पहले कि आपको फ्लेक्चर पॉइंट जो होता है ना सबसे ज़्यादा किसका होता है, और यील्ड पॉइंट किसके ज़्यादा होता है। और तीनों के यहाँ नाम लिखा हुआ है, माइल्ड स्टील, HYSD और HTS, तीनों का नाम दिया है। तीनों में कंपेयर करके बताना है किसका ज़्यादा होता है यील्ड पॉइंट और किसका ज़्यादा होता है फ्लेक्चर पॉइंट। तो देखिए माइल्ड स्टील है ना, फिर HYSD है ना, फिर HTS है। तो आप ऐसे भी जानते हैं कि माइल्ड स्टील डक्टाइल मटेरियल होता है, तो डक्टाइल मटेरियल ज़्यादा फैलेगा। तो देखिए इसका फ्लेक्चर पॉइंट ज़्यादा है, यहाँ से फैल कर यहाँ तक आ गया है, तो माइल्ड स्टील का फ्लेक्चर पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। फिर HYSD का उससे कम जाता है, फिर HTS का उससे कम जाता है। तो इसका रेंज हो गया कि सबसे ज़्यादा फ्लेक्चर पॉइंट कितना हो जाता है। देखिए यहाँ पे कहीं पे सजाया हुआ होगा फ्लेक्चर पॉइंट है ना, तो फ्लेक्चर पॉइंट किसका हो गया, माइल्ड स्टील का सबसे ज़्यादा दिख रहा होगा आपको। फिर उसके बाद किसका हो गया, HYSD का हो जाएगा, फिर HTS का हो जाएगा। सबसे ज़्यादा फ्लेक्चर पॉइंट किसका हो गया, माइल्ड स्टील का। ये बात आपको समझ में आ चुका होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर HYSD का हो जाएगा, फिर HTS का होगा। और जस्ट अपोजिट का यील्डिंग पॉइंट मान लीजिए, जैसे इसको में जो बढ़ रहा था ना वही यील्डिंग पॉइंट में घट जाएगा।
तो घट कैसे जाएगा, देखिए जैसे माइल्ड स्टील का सबसे ज़्यादा हुआ ना, ओके, फिर HYSD का हुआ ना, फिर STS का हुआ ना, तो सबसे ज़्यादा इसका था। तो ये देखिए यील्ड पॉइंट, देखिए यील्ड पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका हो गया, यील्ड पॉइंट सबसे ऊंचा पर कौन है, यील्ड पॉइंट STS का हो गया, फिर HYSD का होगा, फिर माइल्ड स्टील का होगा। तो अपोजिट पड़ेगा, जो ज़्यादा था वो कम में आ गया यील्डिंग पॉइंट में। तो यील्डिंग पॉइंट में देखिए, तो यील्ड पॉइंट किसका सबसे ज़्यादा होता है, तो STS का सबसे ऊंचा पर STS यही है, तो इसका यील्ड पॉइंट ज़्यादा, फिर STS का सबसे ज़्यादा यील्ड पॉइंट हो जाएगा, फिर माइल्ड स्टील का सबसे कम यील्ड पॉइंट हो जाएगा। उसी तरह के योजित है यील्ड पॉइंट बोला, तो यील्ड पॉइंट में दो तरह के बात पूछता है, एगो यील्ड स्ट्रेन पूछता है, एगो यील्ड स्ट्रेस पूछता है। तो दोनों में सेम सीक्वेंस हो जाएगा, जैसे सबसे ऊंचा होगा ना उसी को मान लेंगे। तो आपको ये फिगर अगर ध्यान में आ गया तो डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं, खाली सीक्वेंस याद कीजिए कि सबसे पहले माइल्ड स्टील है, फिर उसके बाद HYSD है, और फिर उसके बाद कुछ है STS है। तो फ्लेक्चर पॉइंट का इस सीक्वेंस है तो उसको अपोजिट कर दीजिएगा, तो यील्ड स्ट्रेन या तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिल जाएगा, सॉरी यील्ड स्ट्रेस मिल जाएगा, तो या तो यील्ड स्ट्रेन मिल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा यील्ड स्ट्रेन किसका हो जाएगा, यील्ड बोला ऊंचा हो गया तो STS का हो जाएगा, फिर उसके बाद HYSD का हो जाएगा, फिर माइल्ड स्टील का हो जाएगा। उसी तरह से यील्ड स्ट्रेन पूछेगा तो STS का सबसे ज़्यादा होगा, फिर HYSD का हो जाएगा, फिर माइल्ड स्टील का हो जाएगा। ओके, समझ गए। अब आगे बढ़िए, यहाँ पे एक कप फिगर बनाया हुआ है एकदम मस्त। इस फिगर से कैसे याद करना है, इस फिगर से ये बताना है ना कि सबसे ज़्यादा जिसका एंगल बनेगा, जैसे NH एंगल देखिए, सबसे ज़्यादा एंगल इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है। तो सबसे ज़्यादा जिसका एंगल होगा ना उसका ज़्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या तो इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा उसी का होगा। तो इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिए माइल्ड स्टील है, देखिए इसका फिगर बन के ही आया है। तो माइल्ड स्टील सबसे ऊपर है, फिर कुछ है कास्ट आयरन है, फिर कॉपर है, फिर एल्युमिनियम है, फिर कंक्रीट है, फिर कॉर्क है, फिर रबड़ है। इस तरह से है, तो ऐसे याद हो जाएगा, कभी पॉसिबल नहीं है, हम याद करवाते हैं आपको, देखिए कैसे याद होगा। तो इसमें याद रखना यह है कि जिसका सबसे ज़्यादा एंगल होता है वो सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी देता है। तो देखिए माइल्ड स्टील सबसे ऊपर है ना, तो माइल्ड स्टील देखिए घर उर बनता है तो उसमें स्टील यूज करते हैं, तो माइल्ड स्टील। लेकिन माइल्ड स्टील में कास्ट आयरन भी आता है, आयरन होता है माइल्ड स्टील आयरन। उसके बाद माइल्ड स्टील के बाद समझिए कि माइल्ड स्टील एक आयरन है, लोहा का रड है, तो उसको कास्ट आयरन आ जाता है। कास्ट आयरन आ गया तो उसी के CS से रिलेटेड चीज़ है, CS से तो कास्ट आयरन हो गया। उसी तरह से वो धातु वगैरह में आता है कॉपर, तो कॉपर आ गया। और उसके बाद आ गया एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम भी उसी आ जाता है। तो एल्युमिनियम के बाद आप रिलेट कीजिए कि एल्युमिनियम अदर चीज़ हो गया। एल्युमिनियम के बाद, तो एल्युमिनियम कहाँ यूज करते हैं, जानते हैं कास्ट आयरन एल्युमिनियम का कंक्रीट में यूज करते हैं, तभी ना एल्युमिनियम का यूज करके कंक्रीट में हम बनाते हैं घर वगैरह, सोच लीजिए जस्ट। तो एल्युमिनियम कंक्रीट, कंक्रीट से हुआ कॉर्क, और कॉर्क से सबसे लास्ट में रबड़ आ जाता है। ओके, तो आपको याद हो चुका होगा, ध्यान लगाइए। सबसे पहले बोलिए, सबसे पहले क्या है, माइल्ड स्टील हो गया। उसके बाद कुछ है कास्ट आयरन हो गया, क्यों कास्ट आयरन, कहा लोहे का रड हो जाता है माइल्ड स्टील इसीलिए। फिर आ गया कॉपर आ गया, कॉपर के बाद कुछ हो गया एल्युमिनियम आ गया। एल्युमिनियम कहाँ रड में यूज करते हैं, एल्युमिनियम रड कहाँ यूज करते हैं आपको, कंक्रीट में, तो कंक्रीट आ गया। फिर कौन सा आ गया, कंक्रीट के बाद कॉर्क आ गया, कंक्रीट के बाद कौन सा कॉर्क आ गया, कॉर्क के बाद कुछ रबड़ आ गया। ओके, कॉर्क के बाद रबड़ क्यों आ रहा है, कॉर्क में जैसे रबड़ लगा हुआ था उसके बाद रबड़ आ जाता है। ओके, फिर एक बार रिपीट करते हैं, आंख बंद कीजिए, ध्यान लगाइए। सबसे पहले माइल्ड स्टील है, फिर कास्ट आयरन है, फिर आपका कॉपर है, फिर आपका एल्युमिनियम है, फिर आपका कंक्रीट है। उसके बाद कंक्रीट के बाद कुछ है कॉर्क है, कॉर्क के बाद रबड़ है। ओके, तो इसमें समझ चुके होंगे किसका इलास्टिसिटी ज़्यादा हो गया, माइल्ड स्टील का सबसे ज़्यादा हुआ। तो अब कंपेयर करते हैं माइल्ड स्टील से। तब माइल्ड स्टील जो होता है ना उससे आपका कॉपर का 2 टाइम्स होता है इलास्टिसिटी। ओके, 2 टाइम्स इलास्टिसिटी होता है। जैसे देखिए कॉपर लिखा हुआ है, तो स्टील का 2 टाइम्स ऑफ कॉपर का हो जाता है। माइल्ड स्टील का एल्युमिनियम से 3 टाइम हो जाता है, एल्युमिनियम से आपका 3 टाइम होता है। जैसे देखिए 1 2 3 3 टाइम हो गया। और आप पूछते थे कंक्रीट से कितना हो जाता है, कंक्रीट से 10 से 20 टाइम हो जाता है। यहाँ कंक्रीट दिया हुआ है लेकिन 10 से 20 आपको याद रखना होगा कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना हो जाता है कंक्रीट से, तो 10 से 20 टाइम्स हो जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन से, 10 से 20 टाइम्स हो जाता है माइल्ड स्टील से उसका कंक्रीट का। ओके, तो तीनों पॉइंट आ चुका होगा। जैसे बताइए यहाँ पे आप फिगर बना के निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि कॉपर पूछेगा तो 2 टाइम्स है, एल्युमिनियम पूछेगा तो 3 टाइम्स है, 10 से 20 टाइम्स कंक्रीट के लिए। ओके, अब आगे देखिए, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देख लीजिए कि स्टील इज मोर डक्टाइल देन रबड़। तो डक्टाइल कौन होगा सबसे ज़्यादा, सबसे नीचे में रबड़ है, सबसे ऊपर में माइल्ड स्टील है, तो कन्फ्यूजन होता है। इसलिए आप याद रखिए कि माइल्ड स्टील सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है, रबड़ से भी ज़्यादा। ओके, यहाँ पे आता है कुछ पॉइंट्स स्पेशल, देखिए पॉइंट, स्टील इज मोर डक्टाइल एज कम्पेयर टू द अदर ग्रेड ऑफ स्टील। मतलब स्टील इज मोर डक्टाइल, स्टील जो है सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है अदर ग्रेड ऑफ स्टील से। स्टील जो होता है ना सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है अदर ग्रेड से स्टील से। ओके, अगला पॉइंट है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम
फॉर ऑल ग्रेड ऑफ स्टील। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बोल रहा था, आपको हम एक पता बता देते हैं यंग मॉडुलस के बारे में। यंग मॉडुलस ऐसा चीज़ है ना कि कहीं भी चेंज नहीं होता है। यंग मॉडुलस होता है ना, चेंज ही नहीं होता है। यंग मॉडुलस नहीं चेंज होता है, यंग है बेचारा, कभी चेंज ही नहीं होता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि यंग मॉडुलस कहीं भी देगा तो चेंज नहीं होता है। अगला है परसेंटेज ऑफ कार्बन द स्ट्रॉन्ग द स्टील इंक्रीज। कहने का मतलब है ना, यहाँ पे गलती पढ़ दी है, परसेंटेज ऑफ कार्बन द स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इंक्रीज। हाँ, परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ाइएगा तो स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ओके, आगे कह रहा है रबड़ इज नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल, स्टील लीनियर। तो आपसे पूछ सकता है कि रबड़ लीनियर होता है कि माइल्ड स्टील हो जाता है, तो आपसे कंफर्म बताना है कि रबड़ जो होता है ना नॉन लीनियर हो जाता है इलास्टिक मटेरियल, लेकिन लीनियर कौन होता है तो स्टील। स्टील लीनियर हो जाता है और रबड़ नॉन लीनियर इलास्टिक मेटल हो जाता है। ओके, अब आया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इस सब का याद करने पड़ेगा आपको, कुछ कुछ है। सबसे पहले स्टील का है, तो स्टील का 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² हो जाता है आपको यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कितना होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ओके, अब आया कास्ट आयरन। कास्ट का बात कर दिया, जिस अनुच्छेद 17 पढ़े थे आप, वहाँ पे पॉलिटी में अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत था, तो वहाँ पे भी 17 है, जिसने आ गया कास्ट आयरन। कास्ट की बात कर दिया तो 1.7 × 10⁵ न्यूटन पर mm² हो जाता है कास्ट आयरन का यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कितना छुआछूत वाला से रिलेट कीजिए, 1.7 × 10⁵ ओके न्यूटन पर mm² में हो जाता है। अब आया कॉपर का। कॉपर पतला तार होता है। कॉपर का तार देखे ना, जो घर में कभी बल्ब वगैरह जलाने के लिए छोटे में यूज करते थे, तो वही कॉपर का तार पतला सा होता था। 1.1 कीजिए तार के रिलेट करके, तो कॉपर का 1.1 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ओके, जैसे 1.1 कॉपर है तो 1.1 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होता है कॉपर का। अब आया एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम का बेचारा एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के बारे में पूछता है, ढंढून होते रहता है, तो 0.7 × 10⁵ न्यूटन पर mm² हो जाता है एल्युमिनियम का। कितना होता है 0.7 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होता है एल्युमिनियम का। ओके, अब आया यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वुड। लकड़ी का, लकड़ी बेचारा वही सूखा सा का पतला सा खड़ा सा, तो 0.1, जैसे एल्युमिनियम का हुआ 0.7, उसी तरह से एल्युमिनियम को छोड़ के लकड़ी का हो जाता है कितना, वुड का 0.1 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ओके, अब आगे आते हैं, कुछ खास बात शुरू हो जाएगा यहाँ से, हर तरह से घुरा घुरा के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। सो पानी पी के थोड़ा ध्यान से इसको हम बताते हैं आपको। इसको में ये बात ध्यान देना है ना कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में सबसे पहले आता है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी को हम डिफाइन करते हैं डायरेक्टली, देखिए रीड करके, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच आफ्टर द अनलोडिंग इनिशियल डायमेंशंस आर रिकवर्ड शेप एंड साइज। कहने का मतलब इसका डायरेक्ट है ना इलास्टिसिटी का, कि इलास्टिसिटी ऐसा प्रॉपर्टी है ना कि उसमें जो मटेरियल है उस पर जो लोड अप्लाइड किए थे, कुछ देर पहले हम लोड अप्लाइड किए कोई मटेरियल पे, उसको लोड को हम रिमूव कर दिए तो उसका ओरिजिनल शेप और साइज में रिकवर हो जाता है ना, तो उस प्रॉपर्टी का, मटेरियल को प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। ओके, समझ चुके होंगे आप कि इलास्टिसिटी किसे बोलते हैं, रिकवर कर लेता है तो। ओके, अब अगला पॉइंट कह रहा है परमानेंट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड रेसिडुअल स्ट्रेन। अब कह रहा है कोई भी इलास्टिसिटी में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया तो उसको रेसिडुअल स्ट्रेन बोलते हैं। रुक गया, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया तो फिर वापस नहीं आया, रुक गया, तो रिलेट कीजिए कि परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया तो रुक गया उधरे जाके, तो रेसिडुअल स्ट्रेन। ओके, अब आएगा प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी में याद करना आपको बहुत ज़रूरी है पॉइंट इसका, द प्रॉपर्टी बाई विच मटेरियल गोज इन द परमानेंट बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। यही बात इसका फिक्स करना है आपको प्लास्टिसिटी में, कि बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट हो गया। वो जो था ना इलास्टिसिटी, आपका मटेरियल जो था ना इलास्टिक लिमिट के अंदर ही था। ओके ना, अभी कुछ बियॉन्ड है, प्लास्टिसिटी जो बियॉन्ड है, बाहर हो गया तो रिकवर नहीं करेगा। तो द प्रॉपर्टी बाई विच मटेरियल गोज इन परमानेंट बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट से बाहर चला जाएगा तो उसको हम प्लास्टिसिटी बोलेंगे। डज नॉट रीगेन ओरिजिनल शेप और साइज। हाँ, परमानेंट बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट से बाहर चला गया तो ओरिजिनल शेप ऑफ साइज को रीगेन नहीं करेगा तो उसको हम प्लास्टिसिटी कहेंगे। ओके, इसका एक पॉइंट है, दिस प्रॉपर्टी रैपिडली ग्रोथ राइज इन टेम्परेचर। अगर बाय द वे आपसे पूछ सकता है कि प्लास्टिसिटी आपको कहाँ रैपिडली ग्रोथ करता है, तो टेम्परेचर बढ़ने पर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्लास्टिसिटी बहुत फास्ट आपका बढ़ता है। ओके, दिस प्रॉपर्टी रैपिडली ग्रोथ राइज टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्लास्टिसिटी बढ़ता है। ओके, आगे पॉइंट है डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी का भी अच्छे से ध्यान दीजिए,
द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच पीसेस कैन बी कन्वर्ट इन वायर थिन सेक्शन। कह रहा है ना, कोई भी मतलब मटेरियल का या तो पीस है उसको हम कन्वर्ट करते हैं थिन वायर में थिन सेक्शन में, उस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। तो डक्टिलिटी क्या है? एक ऐसा प्रॉपर्टी है ना, कोई भी मटेरियल को आपको जैसे पेन है, इसको पतला करके थिन वायर में कन्वर्ट कर दिए तो उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। ओके, एक डक्टिलिटी के लिए प्रॉपर्टी आ जाता है। ओके, देखिए इन डक्टाइल मेटल पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन, जैसे यहाँ पे पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन इज मोर देन 5%। कहने का मतलब है नहीं, मोर देन पोस्ट इलास्टिक। डक्टिलिटी में एक याद रखिएगा कि पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन जो होता है ना डक्टिलिटी का 5% से ज़्यादा होता है। ओके, मोर देन पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन मोर देन 5%। वहीं पे यहाँ आ गया कि अगर भाई डक्टाइल मटेरियल होगा ना तो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन कितना होगा? 5% से ज़्यादा हो जाएगा। अब ब्रिटल मटेरियल रहेगा तो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन 5% से कम हो जाएगा। तो ये फाइनल कर दिया आपको कि डक्टिलिटी है ना, डक्टिलिटी अगर डक्टिलिटी की बात करें तो डक्टाइल मटेरियल रहेगा तो उसका पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन, पोस्ट डक्टिलिटी का खुद पोस्ट दे रहा है तो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन 5% से ज़्यादा होगा डक्टिलिटी का। अगर बाय द वे ब्रिटल मटेरियल है तो उसका पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन 5% से कम हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस क्या हो जाता है? ब्रिटलनेस क्या होता है? जस्ट बीबी की तरह है ब्रिटलनेस। ओके, बुरा नहीं मानना है, बता रहे हैं ये बीबी की तरह ही है। देखिए द मटेरियल हैज लेक इन डक्टिलिटी, इसमें डक्टिलिटी नहीं होता, ब्रिटल में कभी डक्टिलिटी होता ही नहीं है। काहे कि बीबी बहुत टेढ़ी होती है, उसमें डक्टिलिटी कहाँ होता है? मुलायम कहाँ होती है? वो तो अठलोल होती है ना। तो द मटेरियल हैज लैक ऑफ डक्टिलिटी एंड इट कैन फेल अंडर द टेंशन लोड। अब ये भी बोल दिए, ये भी बात सही हो गया कि पहले नंबर तो वो आपको डक्टाइल नहीं होती है और टेंशन में फेल होती है। जैसे भी लोग कुछ भी बात होगा, छोटी सी बात बहुत टेंशन लेती हैं वो लोग, तो ब्रिटलनेस क्या होता है? टेंशन में फेल होता है। ओके, इट इज वीक इन टेंशन। तो आपसे पूछे कि ब्रिटलनेस, तो बीबी की बात कीजिए, बीबी टेंशन में फेल हो जाती हैं। ओके, ऑर्डिनरी ग्लास इज नियरली आइडियल ब्रिटल मटेरियल। आपको जो होता है ना ऑर्डिनरी ग्लास, वो आइडियल ब्रिटल मटेरियल होता है। ऑर्डिनरी ग्लास जो होता है ना क्या होता है? आइडियल ब्रिटल मटेरियल होता है। तो आप याद कीजिए कि ब्रिटल मटेरियल जो होता है ना उसका आइडियल ब्रिटल मटेरियल कौन होता है? ऑर्डिनरी ग्लास इज आइडियल ब्रिटल मटेरियल। तो आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि आइडियल ब्रिटल मटेरियल कौन होता है? तो ऑर्डिनरी ग्लास होता है ना, आइडियल ब्रिटल मटेरियल होता है। ऑर्डिनरी ग्लास आइडियल ब्रिटल मटेरियल हो जाता है। ओके, ये होता है ब्रिटलनेस के बारे में। ओके, तो आपको डायरेक्ट ब्रिटलनेस को याद करना है कि एक क्या चीज़ टेंशन में फेल हो सकता है, क्योंकि टेंशन में वीक होता है, ऐसे डक्टिलिटी नहीं होता है ब्रिटलनेस में। ब्रिटलनेस में कभी डक्टिलिटी नहीं होता है, लेग डक्टिलिटी होता है। आगे आते हैं मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी क्या है? देखिए प्रॉपर्टी बीच पीसेस मेटल कैन बी कन्वर्ट अ थिन शीट थ्रो प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन। अब देखिए मेलेबिलिटी, इस पॉइंट को क्यों अच्छे से पढ़े, क्योंकि इसी से तो क्वेश्चन बनते हैं। तो मेलेबिलिटी कह रहा है एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी विच पीसेस, कोई भी पीसेस है उस पे मेटल का जो पीसेस है उसको कन्वर्ट करते हैं थिन शीट में। जैसे मेरा हाथ है, इसे ऊपर से कंप्रेस करके इसको पतला पूरा बना देना है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। ओके, तो मेलेबिलिटी का देखिए कह रहा है ना कि एक थिन शीट है, थिन मतलब पीसेस है कोई मेटल का, उसको मैं कंप्रेस करके कंप्रेसिव लोड लगा के थिन शीट में कन्वर्ट कर देता है, उसको मेलेबिलिटी कहलाता है। ओके, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी आर ड्यू टू प्लास्टिसिटी। हाँ, आपसे पूछ सकता है डायरेक्टली कि मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी किसके कारण होता है? तो प्लास्टिसिटी के कारण होता है। आप जानते हैं अगर प्लास्टिसिटी नहीं रहेगा तो फेल हो जाएगा। डक्टिलिटी में क्या होता है? डक्टाइल होता है, उसमें प्लास्टिसिटी तो नहीं होता है। प्लास्टिसिटी के चलते तो पतला सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लास्टिसिटी के चलते। प्लास्टिसिटी जिसमें नहीं रहेगा पतला सीट में या तो तार में कैसे कन्वर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो वही कह रहा है कि मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी आर ड्यू टू प्लास्टिसिटी। तो मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी किसके कारण होता है? प्लास्टिसिटी के कारण होता है। ओके, अब आगे का पॉइंट है जनरल डक्टिलिटी मेटल आर मोर मेलेबल। जो जनरली जो डक्टाइल मेटल होता है ना मोर मेलेबल होता है। ओके, अब आया टफनेस, टफ जा रहा है तुरंत, उसको ऐसे समझेंगे हम। एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू स्टोर एनर्जी अप टू फ्लेक्चर पॉइंट। ये जो होता है ना टफनेस, आपको स्टोर एनर्जी करता है फ्लेक्चर पॉइंट तक। जैसे हम बताए थे आपको स्टेनरेशन करने की फ्लेक्चर पॉइंट होता है लास्ट अब तक, तो वहाँ तक एनर्जी को स्टोर करके रखता है, उसको हम टफनेस कहते हैं। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया अंडर द स्ट्रेन कर्व। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टफनेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसका एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो टफनेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ध्यान लगाइए, टफनेस को हम बोले ना कि टफनेस टफ जाता है कहाँ तक की एनर्जी को स्टोर करता है? तो फ्लेक्चर पॉइंट तक। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा मटेरियल है या तो मेटल है जो आपको फ्लेक्चर पॉइंट तक
एनर्जी को स्टोर करता है, तो हो गया आपको टफनेस। टफनेस लास्ट तक जाता है आपको स्ट्रेन एनर्जी करके, ओके ना। इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं टफनेस को, इसको एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, एरिया अंडर द स्ट्रेस एंड कर्व को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं टफनेस को, ओके। अगला पॉइंट है अप टू फ्लेक्चर डक्टाइल मटेरियल मोर टफ ब्रिटल मटेरियल, कह रहा है ना कि टफ कौन ज़्यादा होगा, तो डक्टाइल मटेरियल ज़्यादा टफ है ब्रिटल से। हाँ, कहा है कि जो फेलुअर पॉइंट तक जा रहा है, फ्लेक्चर पॉइंट तक जा रहा है, कौन जिसमें ज़्यादा आपको प्लास्टिसिटी होगा, जो ज़्यादा डक्टाइल होगा वहीं तो लास्ट तक पहुंचेगा, और ब्रिटल मटेरियल पहले ही फेल हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा है कि डक्टाइल मटेरियल मोर टफ। तो टफनेस किसका ज़्यादा होता है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, तुम्हारे दोस्त या सर पूछ सकते हैं कि टफनेस किसका ज़्यादा होता है, तो डक्टाइल मटेरियल का टफनेस ज़्यादा होता है ब्रिटल मटेरियल से। क्यों, आप खुद ही समझ लीजिए ना कि डक्टाइल मटेरियल है तब तो वहाँ फ्लेक्चर पॉइंट तक जा रहा है और एनर्जी स्टोर कर रहा है, और उसी में तो ज़्यादा प्लास्टिसिटी है, तो डक्टाइल मटेरियल ही ज़्यादा टफ होता है और ब्रिटल मटेरियल टफ नहीं होता है, ओके। देखो सबसे टेढ़ा पॉइंट है रिप्रेजेंट करना, एरिया अंडर द स्ट्रेन स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से हम रिप्रेजेंट करते हैं टफनेस को। अब है हार्डनेस, तो हार्डनेस में खास बात क्या है, देखिए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच द अलाउ रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग एक्शन। कह रहे हैं कि हार्डनेस कैसे मेजर करिएगा, कैसे पता चलिएगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो उसको स्क्रैच करके कुछ से स्क्रैच कीजिए, तो स्क्रैच करने से आपको पता चलेगा कि हार्डनेस। तो हार्डनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्रैचिंग करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। मेजर द रॉकवेल टेस्ट या तो व्रिनवेल टेस्ट, तो आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि हार्डनेस कैसे हम मतलब मेजर करते हैं, तो रॉकवेल से या तो व्रिनवेल टेस्ट से, ओके। समझ चुके हैं कि हार्डनेस कैसे मेजर करते हैं, हार्डनेस पूरा हार्ड है आपका, तो हार्डनेस कैसे मेजर करेंगे, रॉकवेल से, पूरा हार्ड है ना, तस्करे से पहले रॉकवेल, तभी तो उसका नाम भी वैसा रॉक, रॉक मीन्स चट्टान पूरा हार्ड, तो रॉकवेल टेस्ट से या तो व्रिनवेल टेस्ट से। कैसे नापते हैं हार्डनेस को, कैसे नापते हैं, तो हार्डनेस बहुत हार्ड है, तो चट्टान हार्ड होता है, तो रॉक मीन्स चट्टान, तो रॉकवेल से या व्रिनवेल से हम मापते हैं हार्डनेस को, ओके। आगे देखते हैं क्या पॉइंट है, आया आपका पॉपुलर पॉइंट जिसको नाम है क्रीप। तो क्रीप क्या है उसके बारे में जानिए। तो क्रीप के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन यहाँ पे खास जो बात है ना उसको हम बता दे रहे हैं क्रीप के बारे में, ओके। तो देखिए क्या है क्रीप, क्रीप के बारे में क्या क्या है उसको देखिए। जैसे इट इज परमानेंट डिफॉर्मेशन विच इज रिकवर्ड बाई द पासेस ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट लोडिंग, ओके। इट इज प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन। तो इसमें दो को बात याद करना है आपको क्रीप में। ये जो होता है ना प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन होता है, कैसे, अब देखिए जैसे आपको प्रोग्रेसिव बोलते हैं और परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, दो होता है। तो पहले है परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है और प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन होता है। तो क्रीप का कैसा डिफॉर्मेशन होता है, ये आपको ऑप्शन में दे सकता है कि प्रोग्रेसिव होता है या परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। तो दोनों होता है। कैसे, परमानेंट डिफॉर्मेशन जैसे उसमें कि लोड लग रहा है कांस्टेंट या तो रिवर्सल लोड लग रहा है, उसके बाद जो उसको मतलब एथी हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो कभी रिकवर होता है नहीं, परमानेंट वैसे ही रह जाता है। तो इसलिए कह सकते हैं क्रीप को कि क्रीप परमानेंट डिफॉर्मेशन है। और प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन कैसे हुआ कि अगर भाई क्रीप बहुत दिन तक काम करते रहता है, जैसे घर बना दिए और ब्रिज बना दिए, उस पर लोड लगे जा रहा है लगे जा रहा है, क्रीप बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है, तो प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन हो गया। तो इसलिए कह सकते हैं क्रीप जो होता है परमानेंट डिफॉर्मेशन भी है और प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन भी है, ओके। तो आप क्रीप के बारे में जान होंगे, क्रीप पूछेगा आपसे कि क्रीप कैसा डिफॉर्मेशन है, तो प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन है, परमानेंट डिफॉर्मेशन है, ओके। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ क्रीप, क्रीप को कैसे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ लोडिंग से फैक्टर अफेक्ट होता है, ओके। टाइम और एज से, मतलब कितना टाइम तक, एज तक, कितना साल तक लगा रहा उससे, फिर टेम्परेचर से, इस सबसे आपको क्रीप को अफेक्ट करता है। किससे, टाइप ऑफ लोडिंग से, फिर टाइम और एज से, फिर उसके बाद टेम्परेचर से, ओके। आगे कह रहा है क्रीप फेल्यूअर इज टाइम टेकन फेल्यूअर, हाँ टाइम के साथ इसका फेल्यूअर होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्रीप कैसा फेल्यूअर है, टाइम टेकन फेल्यूअर है। क्रीप कैसा फेल्यूअर है, टाइम टेकन फेल्यूअर है, ओके। आगे बढ़ते हैं, फैटिज फेल्यूअर क्या है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन अच्छे खासे फंसाते हैं। फैटिज फेल्यूअर, द फ्रैक्चर विच काउज्ड और रिवर्सल साइकिल, जो फ्रैक्चर जो हो रहा है ना, फ्रैक्चर जो होता है, फ्रैक्चर रिवर्सल साइकिल लोडिंग का होता है, एक ही जगह पर रिवर्सल साइकिल लगा रहे हैं, लोडिंग बार 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 लगा रहे हैं, तो फ्रैक्चर विच काउज बाई रिवर्सल साइकिल लोडिंग, ओके। अगर फेल्यूअर जो हो रहा है ना रिवर्सल साइकिल लोडिंग से, उसको कहते हैं फैटिज फेल्यूअर। फैटिज फेल्यूअर किसको बोलते हैं, रिवर्सल साइकिल लोडिंग होता है ना, उसके चलते जो फेल्यूअर आ जाता है तो उसी को हम बोलते हैं फैटिज फेल्यूअर, ओके। तो आपको ये बात समझ में आ चुका होगा किसको कहते हैं फैटिज फेल्यूअर। जैसे रिवर्सल साइकिल लोडिंग लगता है ना, उसके चलते आपका फैटिज फेल्यूअर होता है, ओके ना। अब देखिए, इफ काउज द रफ फ्रैक्चर सरफेस
इवेन इज डक्टाइल मटेरियल्स। ओके, अगर डक्टाइल मटेरियल होगा तो उसको रफ फ्रैक्चर फेल्योर आएगा। अब आया फैटिज लिमिट। फैटिज लिमिट या तो एंट्रेंस लिमिट। तो फैटिज लिमिट और एंट्रेंस लिमिट क्या होता है उसको बारे में जानिए, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फैटिज लिमिट और एंट्रेंस लिमिट, फैटिज लिमिट या तो एंट्रेंस लिमिट, ये दोनों बात समझ लीजिए, अच्छे से ध्यान लगा लीजिएगा। फैटिज लिमिट और एंट्रेंस लिमिट किसको बोलते हैं? इट इज द स्ट्रेस लेवल बिलो द विच ऑन द infinite number of loading cycle can be applied to material without causing the failure, फैटिज फेल्यूर। अब कह रहा है ना कि फैटिज लिमिट से या तो एंड्योरेंस लिमिट से, जैसे फैटिज फेल्यूर हो गया तो फेल हो गया उसमें, लेकिन फैटिज लिमिट या एंड्योरेंस लिमिट इसमें कह रहा है कि रिवर्सल साइकिल लोडिंग लगाएंगे हम फैटिज लिमिट में या तो एंड्योरेंस लिमिट में, फैटिज लिमिट में या तो एंड्योरेंस लिमिट में रिवर्सल साइकिल लोडिंग लगाएंगे, लेकिन इसमें अपना मटेरियल फेल नहीं होगा। तो वही बात है कि फैटिज लिमिट या तो एंट्रेंस लिमिट अगर फेल नहीं, कहीं भी अगर क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लिखा है कि फेल नहीं हो रहा है तो उसका ऑप्शन ए मारेंगे हम कि फैटिज लिमिट या तो एंट्रेंस लिमिट, ए ऑप्शन हमको मारना पड़ेगा। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि 2 पॉइंट्स है कि फैटिज फेल्यूर अगर फेल हो गया तो फैटिज फेल्यूर, और कह रहा है कि साइक्लिक लोडिंग लगा रहे हैं लेकिन फेल नहीं हो रहा है तो फैटिज लिमिट या तो एंट्रेंस लिमिट। इस तरह से क्वेश्चन फंसाता है। फेल कहेगा तो क्या मारेंगे? फैटिज फेल्यूर। अगर लगा रहे हैं साइकिल लोडिंग लेकिन फेल नहीं हो रहा है तो उसको फैटिज लिमिट या तो एंड्योरेंस लिमिट बोलते हैं। ओके, आगे है द स्ट्रक्चरल स्टील एंड्योरेंस लिमिट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द इट्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ के अब कितना परसेंट होता है एंड्योरेंस लिमिट? तो परसेंट में नहीं, 1/2 ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, मतलब स्टील एंड्योरेंस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, 1/2 होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ का। ओके, अब आया टाइप्स ऑफ प्योर बेंडिंग। ये तो बहुत ही ईजी है समझना, क्योंकि इस तरह से कहानी है इसका है ना कि बहुत ही ईजी हो ही जाता है। जैसे देखिए टाइप्स ऑफ प्योर लोडिंग कर रहा है, तो टाइप्स ऑफ प्योर लोडिंग के लिए समझ लीजिएगा जो पूछेगा ना वही एग्जिस्ट करेगा, बाकी जब जीरो हो जाएगा तो इसलिए प्योर लोडिंग उसी को कहते हैं। जैसे पूछ दिया इस पर प्योर एक्सुअल लोडिंग, तो इस पर सिर्फ एक्सल जो होता है ना एक्सियल लोडिंग उसी को एक्ट करेगा, बाकी को जीरो कर देगा, तो उसको प्योर एक्सियल लोडिंग कहते हैं। प्योर बेंडिंग इसको बोलते हैं, तो इसमें प्योर बेंडिंग बोला ना तो सिर्फ बेंडिंग एक्ट करेगा, बाकी को जीरो कर देगा, तो उसको प्योर बेंडिंग बोलेंगे। प्योर शेयर किसको बोलेंगे? इसमें होगा ना कि सिर्फ शेयर फोर्स को एक्ट करेगा, बाकी सबको जीरो कर देगा। प्योर टॉर्जन क्या है? सिर्फ इसमें टॉर्जन एक्ट करेगा, बाकी सबको जीरो कर देगा। तो इसलिए आप प्योर लोडिंग में यही याद कीजिए कि जिसका पूछा है ना वो एक्ट करेगा और बाकी सब जीरो हो जाएगा। ओके, अब आगे आता है रेजिलेंस। तो रेजिलेंस बहुत खतरनाक टॉपिक हमको लगता है, काहे कि हमको समझ में नहीं आता है ना, तो इसको हम जो भी आएगा समझ में उसको हम याद करवा देते हैं। ओके, ऐसे देखिए इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑब्जर्व एनर्जी व्हेन इट इज डिफॉर्म्ड elasticity and then upon unloading to have this energy removed। कहने का मतलब है ना कि अगर बाय द वे रीडिंग किया जाए फिर से तो समझ में आ सकता है। ओके, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू ऑब्जर्व एनर्जी, ऑब्जर्व किया, व्हेन इट इज डिफॉर्म्ड इलास्टिसिटी एंड देन अपॉन अनलोडिंग हैव एनर्जी रिकवर्ड। कहने का मतलब अनलोडिंग कीजिएगा तो एनर्जी को रिकवर कर लेता है। ओके, उसको हम रेजिलेंस बोलते हैं। मतलब कहने का रेजिलेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो ऐसा एनर्जी है कि अनलोडिंग करने के बाद वो रिकवर कर लेता है फिर से, तो उसी को हम रेजिलेंस बोलते हैं। रेजिलेंस यू होता है, यू फार्मूला होता है 1/2 P डेल्टा एल। ओके, एक और फार्मूला हो जाता है U/V बराबर में सिग्मा स्क्वायर बटा 2E। अब यहाँ रेजिलेंस इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी, और रेजिलेंस पूछेगा इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी के लिए, रेजिलेंस पूछ रहा है किसके लिए? इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी के लिए, तब फार्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा स्क्वायर बटा में 2E मल्टीपल में V। क्या कह रहा है? रेजिलेंस इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी के लिए सिग्मा स्क्वायर बटा 2E मल्टीपल में V। ओके, प्रूफ रेजिलेंस के लिए कितना हो जाता है इसको याद कीजिए। प्रूफ रेजिलेंस आपसे पूछा तो उसके लिए फार्मूला पूछा गया है। प्रूफ रेजिलेंस के लिए फार्मूला होता है सिग्मा y स्क्वायर बटा में 2E मल्टीपल में V। प्रूफ रेजिलेंस के लिए यही फार्मूला है। प्रूफ बोल रहे हैं हम, प्रूफ के लिए क्या है? सिग्मा स्क्वायर y सिग्मा y स्क्वायर बटा में 2E मल्टीपल में V, सिग्मा y स्क्वायर बटा में 2E मल्टीपल में V। ओके, अब आया प्रूफ रेजिलेंस। प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम गिवन मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। कह रहा है ना कि प्रूफ रेजिलेंस होता है ना पर यूनिट वॉल्यूम क्या देता है? मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस देता है। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम गिवन मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या देता है? तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस देता है। ओके, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस के लिए फार्मूला आता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस के लिए फार्मूला आता है सिग्मा y स्क्वायर बटा में 2E। ओके,
सिग्मा स्क्वायर बटा में 2E, ये बता प्रूफ रेजिडेंस के लिए। आगे है द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द बॉडी ड्यू टू द शेयर फोर्स, क्या हो जाता है, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द बॉडी ड्यू टू शेयर फोर्स सिग्मा स्क्वायर बटा में 2C मल्टीपल V हो जाता है। ओके, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द बॉडी ड्यू टू शेयर फोर्स टाउ स्क्वायर, शेयर फोर्स के लिए टाउ स्क्वायर बटा में 2C मल्टीपल में V, टाउ स्क्वायर 2C मल्टीपल में V। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लेंदी टॉपिक था, अब आगे बढ़ जाते हैं। ये क्या है, देखिए यहाँ पे ये आ गया आपको बहुत ही मस्ट बातें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले है प्रूफ स्ट्रेस, तो प्रूफ स्ट्रेस कितना कितना होता है वो याद कर लीजिए। एंड ऑफसेट परमानेंट प्लास्टिक स्ट्रेन, प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है, परमानेंट प्लास्टिक स्ट्रेन होता है प्रूफ स्ट्रेस। प्रूफ कर दिए हम तो परमानेंट हो गया, प्रूफ है तो परमानेंट हो गया। तो प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है, परमानेंट प्लास्टिक स्ट्रेन होता है। कितना होता है, 0.1% और 0.2% होता है प्रूफ स्ट्रेस। 0.1% भी होता है प्रूफ स्ट्रेन और 0.2% भी होता है प्रूफ स्ट्रेन। ओके, अब आया वर्किंग स्ट्रेस, दो को फार्मूला होता है वर्किंग स्ट्रेस के लिए, अब यही पूछा जाता है, कहते जहर बातें बन जाता है यहाँ से। वर्किंग स्ट्रेस, तो वर्किंग स्ट्रेस के लिए भी पूछा जाता है। तो देखिए वर्किंग स्ट्रेस के लिए फार्मूला क्या होता है, इल स्ट्रेस ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। फिर एक और वर्किंग स्ट्रेस का फार्मूला होता है अल्टीमेट स्ट्रेस बटा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है रे बाबा, तो बताया जा रहा है। देखिए अगर डक्टाइल रहेगा तो इल्ड स्ट्रेस होगा और ब्रिटल रहेगा तो अल्टीमेट स्ट्रेस हो जाएगा। ओके, जैसे डक्टाइल है तो इल्ड स्ट्रेस और ब्रिटल है तो अल्टीमेट स्ट्रेस, थोड़ा सेट कर रहा है बातें। तो देखिए वर्किंग स्ट्रेस बराबर फार्मूला होता है क्या, जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दे देगा, वर्किंग स्ट्रेस को नीचे भेजे पड़ जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी देगा तो वर्किंग स्ट्रेस को नीचे भेजे पड़ेगा। लेकिन आपको बात यहाँ पकड़ना है कि डक्टाइल रहेगा तो क्या होगा और ब्रिटल रहेगा तो क्या होगा। तो डक्टाइल रहेगा तो इल्ड स्ट्रेस बटा फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा वर्किंग स्ट्रेस का फार्मूला। अगर ब्रिटल रहेगा तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेस बटा फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा वर्किंग स्ट्रेस का फार्मूला। तो याद कर लीजिए दोनों फार्मूला कैसे कैसे हम बता रहे हैं। वर्किंग स्ट्रेस का फार्मूला पूछ रहे हैं आपसे किसमें, डक्टाइल में तो इल्ड स्ट्रेस बटा फैक्टर ऑफ सेफ्टी और ब्रिटल में अल्टीमेट स्ट्रेस बटा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके, अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद कर लीजिए कैसे। जैसे स्ट्रेट लाइन है, फिर थोड़ा टेढ़ा है, फिर आगे जाकर फिर टेढ़ा है, फिर स्ट्रेट लाइन है, इस तरह से है। तो ये सब कैसे कैसे नाम है, जैसे ई फिगर दे देगा और नाम पूछेगा, तो इसको क्या है, सीधा है तो लीनियर होगा, तो लीनियर और इलास्टिक बोलते हैं इसी को। ऐसा देगा तो इसको लीनियर और इलास्टिक बोलेंगे, और थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया तो इसको बोले नॉन लीनियर इलास्टिक बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे सीधा गया फिर टेढ़ा कर दिया तो इलास्टो प्लास्टिक, पहले इलास्टो होगा फिर प्लास्टिक होगा, तो इलास्टो प्लास्टिक बोलेंगे या तो विस्को प्लास्टिक बोलेंगे, क्या कि पूरी तरह से इलास्टिक नहीं ना है, तो इसलिए नाम दो होगा, इलास्टो प्लास्टिक बोलेंगे। प्लास्टिक भी है इलास्टिक भी है, तो इलास्टो प्लास्टिक इसको बोलते हैं, सीधे जाकर टेढ़ा हो जाता है। अब विस्को प्लास्टिक भी इसको बोलते हैं। ओके, इसको परफेक्टली प्लास्टिक बोलते हैं, पूरा सीधा गया है तो परफेक्टली प्लास्टिक हो गया। ओके, यहाँ 10 बराबर 0 हो गया था, 0 हो गया तो फ्लूइड जैसा पानी जैसा इस तरह से होगा, तो आइडियल फ्लूइड इसको बोलते हैं। इस तरह से देख के 0 हो जाता है आइडियल फ्लूइड, इस तरह से था आइडियल रिजिड। अगर 90 डिग्री हो गया चाहे तो इन्फिनाइट हो गया तो उसको आइडियल रिजिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 90 डिग्री हो जाता है इन्फिनाइट हो जाता है आइडियल रिजिड बोलते हैं। ओके, ऐसे को बच्चे बोलते हैं। इस सीधा भी नहीं है टेढ़ा भी नहीं, तो दूर तरह से है, तो इलास्टो प्लास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इलास्टो प्लास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग बोलते हैं। इसमें बीमारी है साले को, इस तरह से है। देखिए इलास्टो प्लास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग हो जाता है। ओके, अब आगे आता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ बहुत गर्दा पॉइंट है, इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। ओके, तो हुक्स लॉ को हम देखते हैं क्या है। हुक्स लॉ, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, और स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किससे हो जाता है, शेयर स्ट्रेस हो जाता है, शेयर स्ट्रेन होता है। आई मीन कहने का मतलब है कि नॉर्मल शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल शेयर स्ट्रेन हो जाता है। हुक्स लॉ में नॉर्मल शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल शेयर स्ट्रेन, और नॉर्मल शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन। ओके, ये होता है नॉर्मल, सिर्फ इसको बोलते हैं, इसको शेयर बोलते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन, अब शेयर स्ट्रेस टाउ हो जाता है शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन। ओके, इसलिए सिग्मा का फार्मूला ए हो जाता है और टाउ का फार्मूला ए हो जाता है। अब आया अजम्पशन ऑफ हुक्स लॉ। तो अजम्पशन ऑफ हुक्स लॉ क्या होता है, मटेरियल इज होमोजीनियस आइसोट्रोपिक एंड लीनियर इलास्टिक, ये हो जाता है अजम्पशन हुक्स लॉ का। क्या होता है, मटेरियल होमोजीनियस आइसोट्रोपिक एंड लीनियर इलास्टिक। तो होमोजीनियस क्या होता है, इसका देखिए डिफिनेशन, उसके बाद हम फिगर बताएंगे। सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी एट एनी पॉइंट
द गिवन डायरेक्शन, मैंने किसी पॉइंट पर सेम इलास्टिक प्रमोशन है, इलास्टिक है, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी है किसी गिवन डायरेक्शन में, फिक्स डायरेक्शन में, डायरेक्शन डिपेंडेड, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, फिक्स डायरेक्शन में हो जाता है और सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है, तो उसको होमोजीनियस बोलते हैं। जैसे होमोजीनियस घर का आदमी, होमो वाला घर वाला, और फिक्स होता है बेचारा कहाँ जाएगा, शाम के काम करके घर ही आता है, तो फिक्स होता है क्योंकि ऑफिस जाना है, फिर काम पर आना है, काम से फिर ऑफिस जाना है, तो होमोजीनियस में फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड कौन है, फिक्स्ड इलास्टिक प्रॉपर्टी पॉइंट गिवन डायरेक्शन, देखिए ये फिगर हो गया, फिक्स्ड इलास्टिक प्रॉपर्टी है ना गिवन डायरेक्शन में। फिर आया आइसोट्रॉपिक मटेरियल, जिसे हम अब शो करेंगे, तो घर से शो कर रहा था, ये आइसोट्रॉपिक हो गया, मेरे तरफ से शो करना है। द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी, मैं भी शो करूंगा द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी एनी डायरेक्शन एट गिवन पॉइंट, डायरेक्शन नॉट डिपेंडेड। ओके, अब आइसोट्रॉपिक मैं शो कर रहा हूँ, तो मैं शो कर रहा हूँ कि इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होगा, मेरा भी ऑफिस जाना ही काम है, लेकिन हमको फिक्स नहीं है कौन रास्ता से जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो इसलिए आइसोट्रॉपिक में होगा ना कि सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी लेकिन एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन होगा। अब आया एनी आइसोट्रॉपिक, इसमें क्या होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन। ओके, डिफरेंट, इसमें कह रहा है ना कि डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल डायरेक्शंस। अब इसमें कह रहा है ना कि एनी आइसोट्रॉपिक, एनी मैंने कुछ भी, एनी, एनीथिंग, एनीवन, ऐसे होता है ना, पूछता है ना एनीवन मैंने कोई भी, तो उस तरह से एनी आइसोट्रॉपिक। इसमें क्या होता है ना कि डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी और डिफरेंट डायरेक्शन, सब डिफरेंट हो जाता है। ओके, एनी आइसोट्रॉपिक में। अब आया अर्थो आइसोट्रॉपिक, ये बेचारा अलग है थोड़ा सा, इसमें होता है ना कि डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी लेकिन अर्थोगोनल डायरेक्शन। अर्थोट्रॉपिक में ही बात है कि डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है लेकिन अर्थोगोनल डायरेक्शन हो जाता है। ओके, अब आगे देखते हैं क्या पॉइंट है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, अब देखिए कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कितना हो जाता है, तो होमोजीनियस में, आइसोट्रॉपिक में, ये दोनों घर की बात था, होमोजीनियस हम भी घर का ही हैं, आइसोट्रॉपिक है, तो इसमें कितना होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कितना होता है होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक में, तो 2 हो जाता है। फॉर आर्थोट्रॉपिक में तो 9 हो जाता है। तो अब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कितना होता है आर्थोट्रॉपिक में, तो 9 हो जाता है। ओके, समझ चुके होंगे आप कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कितना हो जाता है, इंडिपेंडेंट, ये सब नहीं है, इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कितना हो जाता है आर्थोट्रॉपिक का, तो 9 हो जाता है। आर्थोट्रॉपिक कितना हो जाता है 9। ओके, आर्थोट्रॉपिक अर्थ का, तो 9 हो जाता है। फॉर एनी आइसोट्रॉपिक, इधर भी अल्टोट्रॉपिक या नॉन आइसोट्रॉपिक के लिए 21 हो जाएगा, किसी भी तरह जा रहा है तो 21 हो जाएगा, और टोटल पूछेगा तो 4 हो जाएगा। ओके, समझ चुके होंगे। अब आगे आइए, इलास्टिक कांस्टेंट, इसके लिए जो फार्मूला है ना, ये पूछा जाता है, एनएचपीसी में पूछा गया था रांची में, और सगरों ही पूछा जाता है, तो इसको ध्यान दीजिए कि इलास्टिक कांस्टेंट जो होता है उसके लिए यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या तो बल्क मॉडुलस, ये 3 फार्मूला है, तीनों बवाल फार्मूला है अपने आप में। ओके, तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब पूरा यंग है, तो नॉर्मल स्ट्रेस बटा नॉर्मल स्ट्रेन, ये होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला, ध्यान दीजिएगा, ये होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला। क्या होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए नॉर्मल स्ट्रेस बटा नॉर्मल स्ट्रेन। ओके, अब शेयर मॉडुलस या तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, अगर शेयर आ गया या तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शेयर मॉडुलस आया उसी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आ गया, अपनी आर वाला नाम वाली, तो वही शेयर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो उसी तरह से आ जाएगा शेयर स्ट्रेस बटा शेयर स्ट्रेन। ओके, तो आप याद रखिए कि शेयर मॉडुलस या तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दोनों का एक ही नाम है, तो शेयर याद रहेगा तो शेयर स्ट्रेस बटा शेयर स्ट्रेन। ओके, तो आपको याद हो गया होगा कि अगर बाय द वे पूछा जाए आपसे कि शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको CNG, तीनों से, शेयर को तीनों से CNG से हम मतलब डिनोट करते हैं, तो देखिए शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के फॉर्मूला क्या हो जाता है, शेयर स्ट्रेस बटा में शेयर स्ट्रेन। ओके, अब आया बल्क मॉडुलस, जैसे दूध वगैरह उबाल होता है तो बल्क मॉडुलस, उसमें छाली जम जाते हैं, जैसे बचपन में खाया करते थे, तब बल्क मॉडुलस, तब बल्क मॉडुलस होता है ना, उसमें कह रहा है बल्क मॉडुलस, जैसे छाली जमा हुआ तो उसे प्रेस करते थे तो बाहर से दूध निकल जाता था, तो उस तरह से रिलेट करके सोचिए, सबको नहीं समझ में आएगा, मेरा प्रॉब्लम है, मैं ही समझूंगा। जैसे बल्क मॉडुलस, तो डायरेक्ट स्ट्रेस बट्टा में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डायरेक्ट स्ट्रेस बटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूम निकल जाता है, पानी है उसमें स्ट्रेस दीजिए तो वॉल्यूम हिल जाता है, उस तरह से कहिए कि बल्क मॉडुलस, बल्क में पूरा बल्क गया, बल्क मॉडुलस डायरेक्ट स्ट्रेस बता वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, समझ चुके होंगे बल्क मॉडुलस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो डायरेक्ट स्ट्रेस बट्टा में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, जैसे ई हो गया, तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ई से डिनोट करते हैं, तो नॉर्मल स्ट्रेस बटा नॉर्मल स्ट्रेन हो गया। अब इसको जी से भी डिनोट करते हैं, एन से भी डिनोट करते हैं, सी से भी डिनोट करते हैं, तो शेयर मॉडुलस या तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला कहता है शेयर स्ट्रेस, नॉर्मल शेयर स्ट्रेस बट्टा में
शेयर स्ट्रेन। ओके, अब है बल्क मॉडुलस, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, बल्क मॉडुलस के से डिनोट करते हैं, उसमें लिए डायरेक्ट स्ट्रेस बटा में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन वी हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, दो को यहाँ बात आता है, प्रेशर और स्ट्रेस। ये दोनों में डिफरेंस करना है कि प्रेशर क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, इस तीनों को हम डिफरेंस करके बताना है। जैसे देखिए, प्रेशर जो होता है ना, इंटरनली रेजिस्टेंस नहीं होता, एक्सटर्नली। जैसे प्रेशर तुम पे बहुत है तो इंटरनली थोड़ी होता, एक्सटर्नली होता है, काम वगैरह का प्रेशर वगैरह। तो इसलिए प्रेशर जो होता है एक्सटर्नली रजिस्टिंग फोर्स होता है, और स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस इंटरनली रजिस्टिंग फोर्स होता है। कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट, जैसे एक्सटर्नली है तो इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस जो होता है उसको कैन बी मेजर बाय कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल, ये जो होता है प्रेशर जो होता है ऑलवेज नॉर्मल एक्ट्स करेगा, बाहर क्या होता है तो नॉर्मल एक्ट्स करता है, नॉर्मल, ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल। ये जो होता है मे बी नॉर्मल और टेंजेंटियल, स्ट्रेस जो होता है बाहर का नहीं होता, अंदर का होता है, नॉर्मल भी हो सकता है, टेंजेंटियल भी हो सकता है। ओके, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है आपको, स्केलर होता है, अदिश राशि होता है, ये टेंसर क्वांटिटी होता है। प्रेशर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और स्ट्रेस क्या है, टेंसर क्वांटिटी है। इट इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑल डायरेक्शन, जो बाहर का है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है सब पे, और तो स्ट्रेस नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन द ऑल डायरेक्शन, ये इक्वल डायरेक्शन में नहीं करता है। और ड्यू टू शेयर स्ट्रेस, शेयर के चलते आपका प्रेशर आ जाता है, लेकिन प्रेशर नहीं आता है तो शेयर नहीं आता है प्रेशर के चलते। ओके, तो इसमें 2 3 5 6 पॉइंट देखें। पहला देखें कि प्रेशर जो होता है ना एक्सटर्नली रजिस्टिंग हो जाता है, लेकिन स्ट्रेस जो होता है इंटरनली हो जाता है। ओके, दूसरा देखें कैन बी मेजर बाय इंस्ट्रूमेंट, हाँ प्रेशर को इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसको हम इंस्ट्रूमेंट से नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मली, बाहर का बेचारा डरते डरते एक्ट करता है तो नॉर्मली एक्ट करता है, ये जो नॉर्मली भी है और टेंजेंटियल भी मैंने एक्ट करता है। ये होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। प्रेशर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। प्रेशर होता क्या है, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और जो होता है वेक्टर टेंसर क्वांटिटी हो जाता है। ओके, अगला कह रहा है इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, प्रेशर जो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। प्रेशर आपको स्ट्रेस के चलते आता है, लेकिन स्ट्रेस कभी प्रेशर के चलते नहीं आता है। ओके, अब आगे आते हैं स्ट्रेन क्या होता है, तो डायरेक्ट इसको जानते होंगे आप, बबरुआ वाला एक बात है इसका, डायरेक्ट है ना कि रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन ऑफ बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन, ये फार्मूला होता है स्ट्रेन का। चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, उसी को हम स्ट्रेन बोलते हैं। तो स्ट्रेन जान गए, हाँ जान गए। चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, उसी को हम स्ट्रेन बोलते हैं। आ गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, डेवलप्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जान गए, बिल्कुल जान गए कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसको बोलते हैं हम, लॉन्गिट्यूडनल लंबा सा, डेवलप जो होता है ना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो डेवलप जो होगा ना डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड में होगा तो उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, डेवलप्ड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड लोड। तो लेटरल है तो जैसे मैंने अप्लाइड किया ना उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब ये डेवलप होता है, उसको लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है उसे लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं। ओके, अब आया पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पॉइजन रेशियो से बहुत सारा डाटा होता है। पॉइजन रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताइए, पॉइजन रेशियो के लिए फॉर्मूला होता है लेटरल स्ट्रेन बटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन बट्टा में लॉन्गिट्यूडनल, पहले लेटरल होता है तब लॉन्गिट्यूडनल होता है, पहले खराब का लेटरल स्ट्रेन होता है फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। ओके, ये पॉइजन रेशियो हो गया, लेटरल स्ट्रेन बट्टा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, ये होता है म्यू से डिनोट करते हैं पॉइजन रेशियो का, इसका डेल्टा बी बटा बी और डेल्टा एल बटा एल, इस तरह से होता है पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला, डेल्टा डी बटा डी और डेल्टा एल बटा एल। और पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला डायरेक्ट को एम 1 बटा एम हो जाता है मोमेंट, डायरेक्ट पॉइजन रेशियो जो म्यू वाला फॉर्मूला था 1 बटा एम हो जाता है। ओके, अब कुछ डाटा होता है पॉइजन रेशियो का, वो आपको याद करना पड़ेगा, उसके बाद न्यू टॉपिक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन स्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे एक डाटा है, इसको याद कर लीजिए। जैसे मतलब रेंज ऑफ पॉइजन रेशियो क्या होता है, एक्चुअल में रेंज कितना होता है पॉइजन रेशियो का, तो -1 से लेकर 0.5 तक होता है एक्चुअल रेंज। अगर जनरली की बात करें तो 0 से लेकर 0.5 तक हो जाता है। तो पहले ध्यान लगाइए कि एक्चुअल रेंज कितना होता है पॉइजन रेशियो का, तो -1 से लेकर 0.5 तक, लेकिन जनरली 0 से लेकर 0.5 तक। ओके, अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो कॉर्क का कितना होता है पॉइजन रेशियो, तो 0 होता है। तो कॉर्क, जब कॉर्क खेलते थे तो नीचे गोल सा लब्बड़ लगा रहता था, तो 0 मान लीजिए, गोल लब्बड़ वास्ते 0, तो कॉर्क का कितना होता है 0। ग्लास का कितना होता है, जैसे 5 स्टार होटल में मानिए कि ग्लास लगा हुआ रहता है, तो ग्लास के लिए क्या होता है, तो 5 स्टार होटल पहले याद कीजिए, ग्लास कहाँ था 5 स्टार होटल में, तो 0.005 मल्टीपल
सॉरी 2 से लेकर 0.1 तक, तो 1 हो जाएगा, माने नंबर 1 होता है 5 स्टार होटल। तब जैसे भी ग्लास का बात आएगा तो 5 स्टार होटल को याद कीजिए तो 5 याद आ जाएगा। तो उस तरह 0.05 से लेकर 0.1 तक हो जाता है ग्लास के लिए। कंक्रीट के लिए, तो कंक्रीट देखिए, कंक्रीट पर शार्प होता है 1 जैसा, जैसे 1 है ना उस तरह शार्प होता है, फिर 2 जैसा होता है टूटा फूटा जैसा। तो ये कंक्रीट का याद करना होगा। तो 0.1 से लेकर 0.2 तक कंक्रीट हो जाएगा, पहले शार्प होता है 1 जैसा, फिर 2 जैसा हो जाता है। तो 0.1 से लेकर 0.2 हो जाता है कंक्रीट का। रबड़ का, तो रबड़ तो ऐसे 0.5 हो ही जाएगा। अब आया इलास्टिक मटेरियल का, तो इलास्टिक पूरा इलास्टिक रहता है ना उसका, तो 0.25 से लेकर 0.42 तक। तो इलास्टिक बोला तो 2.5 से 5 से कट जाता है, तो इलास्टिक हो गया। तो 0.25 से लेकर 0.42 तक होता है इलास्टिक मटेरियल का आपका क्या, पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो इलास्टिक मटेरियल का होता है 0.25 से लेकर 0.42 तक इलास्टिक मटेरियल का होता है। 5 से कटता है तब नहीं इलास्टिक हुआ था, 0.25 से 0.42 तक। ओके, माइल्ड स्टील का जानते हैं, माइल्ड स्टील 0.286 डायरेक्ट जानते हैं अपना माइल्ड स्टील है भाई, डक्टाइल वाला 0.286 होता है। तो इसको रेंज में 0.286 है ना, तो इसे कम करके लीजिए 0.286 है, तो उसको 0.27 से 0.30 तक ले लीजिए, यही रेंज में 0.286 था, तो 0.27 से लेकर 0.30 तक हो जाता है। एल्युमिनियम का, तो बेचारा एल्युमिनियम वो है ढनमन वाला 0.33। ओके, और 2 और आ गया। कास्ट आयरन का कितना होता है, कास्ट 0.21 से लेकर 0.26 तक कास्ट आयरन का हो गया। कास्ट आयरन, कोई भी कास्ट है ना, तो कास्ट आयरन कितना हो जाता है 0.21 से लेकर 0.26 तक। ओके, अब आया क्ले। क्ले जानते हैं मिट्टी का कितना होता है 0.30 से लेकर 0.45 तक क्ले का, इसी से क्ले, और 3 भी उसी तरह से 0.35 से लेकर 0.45 तक क्ले का हो जाता है। सो अब इतना ही पे वीडियो को स्टॉप करते हैं, 1 आवर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। ओके ना, सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसको हम वोल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को स्टडी करेंगे, और इसी तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल को हम खत्म करेंगे, और इसी में कंबाइंड करके और भी स्टडी कर लेंगे हम। ओके, सो थैंक यू आपको इस मैराथन के लिए। ओके, लव यू।